नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे दबाना ना भूलें, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप जो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर वहां पर संस्कृत अड्डा के नाम से हमारे चैनल को सर्च कीजिएगा और ज्वाइन कीजिएगा, तो वहां पर अभी तक की जितनी भी PDF है वो सभी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप CTET, STET या इससे संबंधित जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन जो घूम फिर कर दोबारा वहीं आ जाते हैं। तो जैसे ये 21 फरवरी 2016 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो दोबारा भी जो है इन क्वेश्चनों के आने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन हमारे, नए चरवाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता, वन्य प्राणियों के ऋतुवत गतिशीलता, फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगर से गांव की ओर प्रवर्सन, या लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतुवत गतिशीलता। तो ऋतु प्रवास क्या होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, नए चरवाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता ही जो है ऋतु प्रवास के नाम से जान जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में चिनुक स्थानीय पवन चलती हैं। ये जो चिनुक स्थानीय पवनें हैं ये कौन से क्षेत्र में चलती हैं। ऑप्शन हमारे, प्रेरी, सवाना, पंपास या वेल्ड। तो ये जो क्षेत्र हैं ये चिनुक पवनें इनमें से कहाँ पर चलती हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, प्रेरी जो स्थल है यहाँ पर चिनुक स्थानीय पवनें चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है। तो ये जो परतें दी गई है इनमें से जो रेडियो है इनका प्रसारण कौन से मंडल में होता है। तो जैसे मंडल दिए गए हैं, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल या समताप मंडल। तो इनमें से जो ये रेडियो का प्रसारण कौन से मंडल में होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, मध्य मंडल। इनमें से जो एक क्षोभ मंडल है इसमें वर्षा तूफान का क्षेत्र होता है, मध्य में जो रेडियो होती है, और समताप मंडल में हवाई जहाज चलते हैं, और उसके बाद जो है बाह्य या जो आयन मंडल होता है वहाँ पर जो ओजोन परत होती है, और उसके बाद है बाह्य मंडल। तो इस प्रकार से जो ये मंडल है इसमें जो रेडियो का प्रसारण है ये मध्य मंडल में होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं, और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट है, सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है। तो ये जो सुनहरी जरी है ये किसकी एक किस्म है। ऑप्शन हमारे, सूती वस्त्र की, नायलॉन की, जूट की या सिल्क की। तो ये जो सुनहरी जरी है ये सिल्क की एक किस्म है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन हमारे, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या, एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या, पृष्ठभूमि पर लोगों के फैलने का स्वरूप, या पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। तो ये जो जनसंख्या घनत्व होता है ये क्या होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, पृथ्वी के जो पृष्ठ है इसके एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जो जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए इनमें से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो खनिज हैं जैसे लोहा, पेट्रोल, तो इस प्रकार के जो कोयला, ये इस प्रकार के जो खनिज है इनको जो पृथ्वी की सतह से बाहर निकालने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हमारे, आखनन विधि का, कूपक विधि का, कूपकी खनन विधि का, या जो है विवरित खनन विधि का। तो किस विधि के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, आखनन विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है। तो ये जो बुनकर है समुदाय या जो टोकरी जो बुनाई है ये इनमें से किस प्रकार के जो क्षेत्र में आती है। ऑप्शन हमारे, लघु आकार में, संयुक्त क्षेत्र में, वृहद आकार में, या सहकारी क्षेत्र में। राइट आंसर हमारा
ऑप्शन ए लघु आकार में जो है ये आती है। अगला क्वेश्चन हमारा, तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है। तो तानाशाही के बारे में इनमें से कौन सा एक कथन गलत है। ऑप्शन हमारे, तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णय पर लोग प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। अंतिम निर्णय की शक्ति तानाशाह में निहित होती है। तानाशाह द्वारा किए गए निर्णयों पर तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती है। या तानाशाही मेहता, ये जो है तानाशाही, ये जो तानाशाही है ये इसके द्वारा निर्णय पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। में जो तानाशाही में जो तानाशाह होते हैं उनके द्वारा जो निर्णय होते हैं उन पर जो लोग हैं ये प्रश्न उठा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये गलत है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, ये जो क्वेश्चन है ये गलत है। और बाकी जो और ऑप्शन हैं, तानाशाही द्वारा लिए गए निर्णय प्रश्न नहीं कर सकते हैं। अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति है तानाशाह में होती है। और तानाशाह द्वारा किए गए निर्णय पर तानाशाह को स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं होती, ये सही है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, ये जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णराज सागर बांध इनमें से कौन सी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन हमारे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या महानदी। तो ये जो कृष्णा सागर जो ये बांध है कौन सी नदी पर बनाया गया है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, ये जो कावेरी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया। तो ये जो विविधता में एकता का जो एक नारा है ये कौन से नेता के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी। तो विविधता में जो एकता है इसका मुहावरा किनके द्वारा दिया गया है। तो ये दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा, सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की जो लेखिका है ये कौन थी। ऑप्शन हमारे मुमताज़ अली, राज सुंदरी देवी, पंडित रमाबाई या रुकैया सखावत हुसैन। तो ये जो सुल्ताना का सपना जो कहानी है इसकी जो लेखिका है ये है रुकैया सखावत हुसैन। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है। ऑप्शन हमारे ज्योतिराव फुले ने, श्री नारायण गुरु ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने या EV रामास्वामी पेरियार ने। तो गुलामगिरी जो ये पुस्तक है ये किनके द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, ज्योतिराव जो फुले हैं इनके द्वारा रामगिरी जो पुस्तक है ये लिखी गई है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं। नेक्स्ट है, सरकार की जो कार्यपालिका है इसके अंग से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन हमारे लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, देश का प्रत्येक नागरिक जो सार्वभौमिक विचक्षण अधिकार का उपयोग करता है या निर्वाचित प्रतिनिधि। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए। तो सरकार की जो कार्यपालिका के जो अंग है ये कौन से होते हैं। तो ये होते हैं लोगों का ऐसा समूह जो कानून को लागू करने, शासन चलाने के लिए उत्तरदायी होता है, सरकार की कार्यपालिका के अंग होते हैं। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 22 क्या सुनिश्चित करता है। ऑप्शन हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सो ये जो संविधान में जो अनुच्छेद दिए गए हैं इसमें जो 22वें नंबर का जो अनुच्छेद है ये क्या दर्शाता है। तो ये दिखाता है कि गिरफ्तारी के दौरान अगर हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का जो अधिकार है ये संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में सत्ताधारी दल का जो मुखिया है इनमें से कौन होता है। तो जो लोकसभा होता है, लोकसभा का जो प्रमुख है ये कौन होता है और इसमें जो सत्ताधारी दल का मुखिया जो है इनमें से कौन होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं ये जो है लोकसभा में सत्ताधारी दल का जो प्रमुख है, मुखिया होते हैं और लोकसभा के द्वारा जो है इनका जो है चुनाव होता है। तो ये लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों की निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है।
तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, ये जो विषय दिए गए हैं इनमें से इनका किससे संबंधित है? ऑप्शन हमारे अर्थशास्त्र से, दर्शन शास्त्र से, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से या मनोविज्ञान से। तो जो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो सामाजिक एवं राजनीतिक जो पाठ्य पुस्तकें हैं इनका संबंध अर्थशास्त्र से है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, आप ऐतिहासिक कल्पना पर क्या जो क्वेश्चन पूछेंगे, निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो आप जो है ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें से क्या क्वेश्चन पूछेंगे, कौन सा जो है प्रश्न पूछेंगे? तो सबसे जो उचित विकल्प है ये आपको बताना है। ऑप्शन है हमारे, यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने में उत्साहित करता है, स्रोतों को पहचानने में शिक्षार्थियों की योग्यता को मूल्यांकित करता है, या तिथि और घटनाओं को याद रखने का रोचक तरीका है, या यह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतरों को पूरा करते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने को जो है उत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे? दिए गए जो विकल्प है इनमें से उचित जो विकल्प है उसको बताना है। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए कौन सा इनमें से जो उचित होगा आपको बताना है। ऑप्शन हमारे, कक्षा को मनोरंजक एवं सजीव बना सके, अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सके, पाठ्यक्रम की पूर्णता को सुनिश्चित कर सके, या शिक्षार्थियों को संवेदनशील बना सके जिससे वह उचित आदर्श का पता कर सके। तो ये जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण है, आप इनमें से कौन से वृत्तांत को सही मानेंगे? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ना। तो हमारी जो सोच है, अगर हम उनको जो वास्तविक जीवन के साथ जोड़कर सोचेंगे तो इससे जो बच्चे के अंदर सृजनशीलता का विकास होगा और उसके अंदर जो यादगिरी है वो जो लंबे समय तक टिकी रहेगी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जो आधार समूह हैं 2006 समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण अपनी लोकप्रियता को खो रहा है, क्यों? तो ऑप्शन हमारे, यह एक अनुपयोगी विषय के रूप में जाना जाता है, यह कई विषयों के अध्ययन को प्रोत्साहित करता है, यह मानवीय मूल्यों में अंतर विरोध की गई स्थितियाँ प्रस्तुत करता है, या अत्यधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देता है। तो ये जो राष्ट्रीय आधार समूह है 2006, इसके अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता क्यों खो रहा है, लोगों की जो इसके अंदर जो रुचि है ये कम क्यों हो रही है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, यह जो मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की जो स्थितियाँ हैं उनको प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का जो अनुपयुक्त वर्णन है? तो विद्यालय आधारित आकलन का इनमें से अनुपयुक्त वर्णन कौन सा है? ऑप्शन हमारे, यह गैर शैक्षिक पदों को सम्मिलित करता है, यह सभी पक्षों को सम्मिलित करता है, केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है, यह शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है। तो इनमें से जो विद्यालय आधारित जो आकलन है इनमें से कौन सा जो अनुपयुक्त है, सही नहीं है? तो जहाँ पर भी जो है केवल जो शब्द आ जाता है ये जो है सही नहीं होता है। दोस्तों ये भी एक जो है ट्रिक का ही काम करता है। अगर क्वेश्चन में केवल जो दिया गया होगा तो उसकी जो है गलत होने की संभावना जो है 99% होगी। तो इसमें भी जो हमारा राइट आंसर सी है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान का जो अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? तो ऑप्शन हमारे, इसके विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग है, यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है, इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है, यह पाठक को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। तो जो सामाजिक विज्ञान है इसका अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, इसके अंतर्गत जो है क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र की जो नामावली है इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया? तो इसमें कौन सा जो सुझाव बदलाव का सुझाव दिया गया है? ऑप्शन हमारे,
सामाजिक और राजनीतिक जीवन, अर्थशास्त्र, भूगोल या इतिहास। तो ये जो एनसीएफ 2005 है इसने कौन से बदलाव का सुझाव दिया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए। तो नागरिक शास्त्र की जो नामावली है इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने सामाजिक और राजनीतिक जो जीवन है इसमें बदलाव का सुझाव दिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे? तो अगर सामाजिक जो प्राथमिक स्तर है इसमें जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा है इसमें सबसे कम मूल्य आप इनमें से किन्हें देंगे? ऑप्शन हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, समानता को, सहयोग को या प्रतियोगितात्मकता को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, प्रतियोगितात्मक को जो हम इसमें कम बल देंगे। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों के जो संकलन है इसमें आत्मक आंकलन का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षार्थियों के जो संकलनात्मक आंकलन का उद्देश्य इनमें से क्या है? ऑप्शन हमारे परियोजना का आकलन करना, पाठ के अंत में आकलन करना, सत्र के समाप्त होने पर आकलन करना या कक्षा के दौरान आकलन करना। तो जो इसमें जो संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य कौन सा बताया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, सत्र के समाप्त होने पर आकलन किया जाता है। जैसे जब परीक्षा जब पूरे साल में अगर बच्चे की जो ये परीक्षा ली जाती है लास्ट में, जैसे मार्च अप्रैल में छात्रों के जो पेपर एग्ज़ाम होते हैं और उसमें जो है बच्चे का ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि ये फर्स्ट आया है, सेकंड आया है। तो इस प्रकार का जो आकलन होता है ये सत्र के समाप्त होने पर होता है और हम जो है इस दृष्टिकोण पर पहुंचते हैं कि बच्चे ने जो पूरे वर्ष में कितना काम किया है। नेक्स्ट है, समाज मान लीजिए कि एक शिक्षक को कक्षा 7वीं पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है, तो इनमें से कौन सी विधि जो है सबसे उचित होगी? तो कौन सी विधि जो इनमें सबसे सही मानी गई है? ऑप्शन हमारे प्रत्येक अध्ययन विधि, यह है प्रत्येक अध्ययन विधि, क्षेत्रीय विधि, कार्यशाला विधि या सर्वेक्षण विधि। अगर आपको जो है कक्षा 7वीं में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है तो उसके लिए जो इसमें सबसे उचित विधि कौन सी मानी गई है? तो ये मानी गई है प्रत्येक अध्ययन विधि। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है एनसीएफ 2005 की जो संस्कृति है इसके अनुसार बच्चों का जो विद्यालय जीवन है ये इनमें से किसके साथ जोड़ा जाना चाहिए? ऑप्शन हमारे मुख्य धारा के विचार, विद्यालय की आधारभूत संरचना, वार्षिक परीक्षा या विद्यालय का बाह्य वातावरण। तो ये जो पाठ्यचर्या है की जो रूपरेखा है एनसीएफ 2005 इसके अनुसार संस्कृति के अनुसार जब बच्चे का जो विद्यालय है ये किसके साथ जोड़ा जाना चाहिए? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, विद्यालय का जो बाह्य वातावरण है इसके द्वारा जो है जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख में सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है? तो इनमें से जो दंड आरेख में सबसे अच्छे तरीके से कौन सा दर्शाया जा सकता है? ऑप्शन हमारे वर्षा को, आर्द्रता, वायुदाब या तापमान। तो दंड आरेख के द्वारा किसे दर्शाया जा सकता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, वर्षा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने जो आर्यभट्टियम नामक जो पुस्तक लिखी थी ये कौन सी भाषा में लिखी थी? ऑप्शन हमारे पाली में, संस्कृत में, प्राकृत में या हिंदी में। तो आर्यभट्ट ने जो ये आर्यभट्टम नामक पुस्तक जो लिखी है ये संस्कृत में लिखी है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक को स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। तो आपने जो है ये बताना है कि बुद्ध ने जो सबसे पहली बार जो उपदेश कहाँ पर दिया था। ऑप्शन हमारे सांची में, थोटला कोंडा में, बोधगया में या सारनाथ में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, सारनाथ में जो बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है? तो ये जो संगम कविताएं हैं इनमें 3 जो राजवंश हैं उनको मूवेंदार किन के द्वारा कहा गया है? ऑप्शन हमारे पाल, चोल, पांडे, चोल चेर पांडे, चोल पाल राष्ट्रकूट या चोल राष्ट्रकूट पांडे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी।
चोल, चेर और पांड्य में जो 3 ये जो राजवंश इनको मोहनदार कहा गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में जो बेल वाला आइकन है उसे दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।